हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट यूनिट को, यूनिट 15 को। अच्छा, 15 यूनिट को करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना है। कल हमने जो यूनिट डिस्कस करी थी, यूनिट 14, उसमें एक छोटा सा पॉइंट रह गया था जो डिस्कस नहीं हो पाया था। मुझे अभी याद आया कि वो कौन सा पॉइंट था। एक बढ़िया पॉइंट था, मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पर था वो पॉइंट। एक तो ये पॉइंट मैंने कल आपको शायद बताया नहीं कि यहाँ पर एक छोटा सा एरर है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ था। एक्चुअली मैं भी वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम सोच रहा था कि मैंने इसे इंग्लिश में क्यों लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है अधिगम हेतु योजना। यहाँ पर ये जो वर्ड अधिगम है, यहाँ अधिगम ना होकर यहाँ पर आकलन आएगा। अधिगम की जगह यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आकलन आएगा। ठीक है, आकलन। अब ध्यान रखिएगा, जो मैंने पीडीएफ शेयर करा है उस पीडीएफ में पीडीएफ पहले ही बन के शेयर हो चुका है, मतलब कल ही शेयर हो गया है। अब उसमें करेक्शन करूंगा तो मुझे दोबारा पीडीएफ जनरेट करना पड़ेगा, दोबारा उसमें लिंक अटैच करना पड़ेगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखना, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कि यहाँ पर अधिगम ना होकर कौन सा वर्ड है? आकलन है। इसलिए मैंने अधिगम हेतु योजना का इंग्लिश यहाँ ट्रांसलेट करके लिखा है प्लानिंग ऑफ असेसमेंट, फिर प्लानिंग फॉर असेसमेंट। ठीक है, एक ये बात इंपॉर्टेंट थी। और एक पॉइंट और यहाँ पर था इंपॉर्टेंट, हमारा छूट गया था। हम्म, ये ये एक पॉइंट था। जाने चाहे सीखें। ठीक है, जाने यानी कि नो, चाहे यानी कि वांट, सीखे यानी कि एल, के डब्ल्यू एल, या चाहे को यहाँ पे चूज भी हो सकता है, के सी एल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन करा सकता है कि हमेशा निदानात्मक निर्धारण, निर्धारण मतलब कि आकलन से शुरू करें। शायद अनौपचारिक रूप से जाने चाहे सीखे चार्ट को तैयार करें। इस चार्ट को अक्सर 3 शीर्षकों के इर्द संकलित किया जाता है, मतलब 3 शीर्षकों के चारों ओर इसको रखा जाता है। जो हमें पहले से ज्ञात है वह, जो हम सीखना चाहते हैं वह, और जो हमने सीखा वह। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पेज नंबर 34 पर यह बात लिखी हुई है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात बताना थी। अब हम आज की हमारी यूनिट स्टार्ट करते हैं। 15 यूनिट में आकलन के उपकरण और युक्तियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं उपलब्धि परीक्षण की संरचना एवं उपयोग। उपलब्धि परीक्षण की अवधारणा से आप क्या समझते हो? बताओ जरा, क्या समझते हैं आप कमेंट वमेंट करा करो जरा वीडियो में, ताकि मुझे पता चले कि यार जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ उन्हें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या है? कमेंट करते नहीं, सिर्फ देखे और चले गए, मुझे पता ही नहीं चलता। मतलब एक मोटिवेशन तो है वीडियो बनाने के लिए, यार चलो कोई अपनी वीडियो देख रहा है, किसी को पसंद आ रही है या फिर नहीं आ रही है। स्टार्टिंग एक दो वीडियोज़ पे सिर्फ 2-3 ही कमेंट थे, उसके बाद कोई कमेंट थे नहीं। फिर अंदर से मोटिवेशन ही नहीं आता कि यार अपन कुछ नया सिखाओ, बच्चों को कुछ नया बताओ। तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी है। उपलब्धि की अवधारणा से आप क्या समझते हो? शब्दकोश में इस शब्द का अर्थ एक कार्य को किसी व्यक्ति द्वारा सफलतापूर्वक संपादित करना, विशेष रूप से अपने प्रयास और कौशल द्वारा। यानी उपलब्धि का अर्थ यहाँ पर क्या है कि एक कार्य को किसी व्यक्ति द्वारा सफलतापूर्वक संपादित करना, विशेष रूप से अपने प्रयास और कौशल द्वारा, व्यक्ति के खुद के एफर्ट एंड उसकी स्किल द्वारा कार्य को संपादित करना आपका उपलब्धि के अंदर आ जाता है। कहाँ से डेफिनेशन ली गई? ऑक्सफोर्ड एडवांस स्टूडेंट्स डिक्शनरी ऑफ करेंट इंग्लिश 2005 से ये डेफिनेशन उठाई है। आगे आते हैं। हम विद्यार्थी के अधिगम उपलब्धि के स्तर को जानने के लिए उपलब्धि परीक्षण का इस्तेमाल करते हैं। उपलब्धि परीक्षण का इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम? उसकी अधिगम उपलब्धि को जानने के लिए, जिसमें अपेक्षित अधिगम निष्कर्ष से संबंधित पहलू जैसे ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में जितने भी पॉइंट्स थे उन सभी को इसमें शामिल किया होता है। कौशल के अर्जन क्षमता का हम आकलन करते हैं। इस प्रकार के परीक्षण द्वारा अध्यापक एक विद्यार्थी के उपलब्धि स्तर को दूसरे विद्यार्थी के उपलब्धि स्तर से तुलना भी कर सकता है। तो उपलब्धि परीक्षण के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं? उपलब्धि परीक्षण के द्वारा हम बच्चों में ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन का आकलन करते हैं। साथ में दूसरे व्यक्ति के बच्चे के साथ उसकी तुलना भी हम कर सकते हैं। आता है सर्वनिष्ठ परीक्षाओं में
राज्य के सभी के लिए एक ही परीक्षण सेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे सर्वनिष्ठ परीक्षा मतलब कि यूनिवर्सल एग्जामिनेशन, अगर एक स्टेट में कोई एग्जाम हो रहा है तो सभी बच्चों को एक ही टेस्ट देना होगा। अगर हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो बोर्ड एग्जाम एक ही पेपर बनता है और पूरे बोर्ड के बच्चे उसी पेपर को देते हैं। ठीक है। और इस परीक्षण की संरचना बहुत सावधानी पूर्वक की जाती है तथा इसे बनाने में एक निश्चित मानवीयकरण का अनुसरण किया जाता है, ताकि राज्य में स्थित सभी विद्यालयों में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए यह परीक्षण निष्पक्ष हो। भाई, अब आप एक ऐसा पेपर बना रहे हो जो पेपर आपके स्टेट के सारे बच्चे देने वाले हैं। अब जब स्टेट के सारे बच्चे देने वाले हैं तो हम उसे हर के साथ बनाएंगे नहीं, हम उसे बनाने के लिए हमें हर एक बच्चे को ध्यान में रखकर बनाना रहेगा। तो एक विशेष मानवीकरण व्यवहार का अनुसरण किया जाएगा ताकि किसी बच्चे के साथ निष्पक्षता ना हो। इस प्रकार के परीक्षण की दो श्रेणियां होती हैं, एक होता है अध्यापक निर्मित परीक्षण और एक होता है मानकीकृत परीक्षण पत्र। अध्यापक निर्मित परीक्षण पत्र और मानकीकृत परीक्षण पत्र, इन दोनों की कैटेगरी याद रखिएगा। वार्षिक माध्यमिक विद्यालय सर्टिफिकेट परीक्षाओं के लिए मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण का इस्तेमाल किया जाता है। वार्षिक वार्षिक माध्यमिक विद्यालय सर्टिफिकेट मतलब कि वही होता है जो हमारा फाइनल एग्जाम होता है, एनुअल एग्जामिनेशन। एनुअल एग्जामिनेशन में जो पेपर होगा वो हमारा मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण पत्र कहलाएगा। हमें कुछ पॉइंट का ध्यान रखना होता है। इस्तेमाल किए जाने वाले परीक्षण पदों की डिजाइन उद्देश्यपूर्ण ढंग से की जाती है ताकि स्पष्ट रूप से परिभाषित उपलब्धि क्षेत्रों का मापन किया जा सके। यानी कि जो हमारे उपलब्धि क्षेत्र हैं, हमें जहाँ जहाँ पर बच्चों का मापन करना है, जैसे कि ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, तो हम उन सब का कर सकें। परीक्षण पद मानक विषय वस्तु पर आधारित होना चाहिए, यानी स्टैंडर्ड चीज़ें उसमें शामिल हो, ऐसा नहीं कुछ भी आप शामिल कर रहे हो। वातावरण में सटीकता के साथ परीक्षण की जाए, उसमें एक्यूरेसी होना चाहिए। परीक्षण को विद्यार्थियों को देना, निष्कर्ष का अंकन व व्याख्या करने के लिए एक मानकीकृत विधि का अनुसरण किया जाना चाहिए। एक आपकी स्टैंडर्ड मेथड होना चाहिए टेस्ट करने के लिए। मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण उच्च स्तरीय परीक्षक पदों से बना होता है जिसे विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया जाता है, परीक्षण किया जाता है और कठिनाई स्तर के अनुसार चुनाव किया जाता है। ठीक है। हालांकि ऐसे मानवीय परीक्षाओं का अधिगम प्रक्रियाओं की निगरानी करने में और विद्यार्थियों के अधिगम को विस्तारित करने में सीमित उपयोग है। इसका उपयोग लिमिटेड है, ये बात का आपको ध्यान रखिएगा। लिमिटेड क्यों है? क्योंकि ये बच्चों के सिर्फ एक ही पक्ष को माप पाता है, सभी पक्षों को नहीं माप पाता। और अध्यापक द्वारा निर्मित परीक्षण रचनात्मक आकलन करने के लिए अधिक उपयोगी है। तो जो मानकीकृत प्रशिक्षण है वो किस लिए अधिगम मीन्स इस अभी हमने पढ़ा किस लिए उपयोग किए भाई, आपको बच्चों को अगर आगे ग्रेड में पहुंचाना है, उनकी उपलब्धि का पता करना है उसके लिए। और अध्यापक निर्मित जो परीक्षण होगा वो रचनात्मक आकलन, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं लर्निंग के टाइम पे जितने भी असेसमेंट चलते रहते हैं उन सभी के लिए वो ठीक ठाक है। आगे और डिटेल में दिया हुआ है अध्यापक निर्मित परीक्षा वो क्या है, आगे बात करेंगे। अध्यापक निर्मित परीक्षण पद के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। क्या क्या? विद्यालय के दिन प्रतिदिन के शिक्षण अधिगम क्रियाकलापों पर विचार करना, बिल्कुल सही बात है। अध्यापक बना रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आ रहा है तो डे टू डे चलता रहेगा, मतलब कि बीच में कभी भी चलता रहेगा, लर्निंग के साथ चलता रहेगा तो उसके एक्टिविटीज शामिल हो ही जाएंगी। अधिगम सुगम शिक्षण अधिगम रणनीतियों का विकसित करना, ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता को जानना, फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है, हर एक बच्चे को आप व्यक्तिगत रूप से जान पाओगे। विद्यार्थी के सबल और निर्बल पक्षों की इसमें पहचान होगी, भाई इसकी पॉजिटिव मतलब बच्चे की क्वालिटीज़ क्या हैं, कमी कहाँ पर है, इन सबको आप कर सकते हो। और इसके लिए आप सुधारात्मक कार्यक्रम चला सकते हो, जैसे कि आप उपचारात्मक शिक्षण दे सकते हो। है ना? एक परीक्षक की क्या विषय वस्तु है, एक परीक्षण की विषय वस्तु क्या क्या हो सकती है, उसमें क्या क्या हम शामिल करते हैं। परीक्षा की अवधि जैसे त्रैमासिक है, अर्धवार्षिक है या वार्षिक है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है या फिर एनुअल है। कक्षा जिसके लिए परीक्षा निर्मित की गई हो उस कक्षा को हमें ध्यान में रखना है कि किस क्लास के लिए हम ये टेस्ट बना रहे हैं। परीक्षण का पूरा उत्तर देने के लिए कुल समय, भाई आपका जो एग्जामिनेशन है उसमें मान लो 26 क्वेश्चन है, आपने टाइम कितने घंटे का दिया है। जैसे हमारा 26 क्वेश्चन आते थे हमारे 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में, 10th एंड 12th दोनों में ही। हाँ, 12th में मैथ्स में 26 थे, बाकी शायद केमिस्ट्री फिजिक्स में 22 थे या 20 जितने भी थे। टाइम हमें कितने का मिलता था? 3 आवर्स का हमें टाइम मिलता था। परीक्षण के पूर्णांक अधिकतम अंक, पूर्णांक कितने का है? हमारा 100 मार्क्स का हुआ है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल से अलग से हुए हैं। परीक्षण पद प्रायः प्रश्नों के रूप में जाना जाता है और परीक्षण के अधिकांश हिस्से में समाविष्ट होता है। प्रश्नों के रूप में जाना जाता है मतलब ज़्यादातर उसमें क्वेश्चन ही होते हैं।
क्या आप जानते हैं प्रश्नों को पद यानी कि आइटम्स क्यों कहते हैं? आप समझते हैं इनको आइटम्स क्यों कहते हैं? 3 उत्तर है हमारे पास। बांग्लादेश की राजधानी का क्या नाम है? हैजा फैलने के कोई 3 कारण बताइए। उच्च साक्षरता दर के लिए केवल गरीबी ही कारण नहीं, अपने उत्तर को न्यायोचित ठहराइए। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी। देखो पहला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की राजधानी का क्या नाम है? आप क्या बोलोगे? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तो पहला जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न रूप में है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हैजा फैलने के कोई 3 कारण बताइए। अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, ये एक विध्यात्मक प्रश्न है। यहाँ पर आप आंसर व्यक्ति से व्यक्ति अलग हो सकते हैं, और कोई भी 3 कारण आपको बताना है। बहुत सारी रीजन है, उसमें से आपको कोई भी 3 कारण बताना है जिससे हैजा फैलता है। ये विध्यात्मक मतलब कि विधि द्वारा निर्धारित है कि ये रीजन्स हैं जिस वजह से हैजा फैलता है। एक नकारात्मक वाक्य। थर्ड में क्या बोला? उच्च असाक्षरता दर के लिए केवल गरीबी ही कारण नहीं है, और क्या क्या कारण है? तो यहाँ पर एक नकारात्मक वाक्य हो गया यार, गरीबी कारण नहीं है, और क्या क्या कारण हो सकते हैं? असाक्षरता की बात चल रही है। और फोर्थ है भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। तो ये एक पूर्ण वाक्य हो गया। ठीक है, ये सभी। अच्छा, फर्स्ट वाला तो प्रश्न के रूप में था, बाकी सेकंड थर्ड और फोर्थ ये प्रश्न के रूप में नहीं थे। यही बात समझ में? तो फर्स्ट वाला सिर्फ प्रश्न के रूप में था, बाकी प्रश्न के रूप में नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए इन्हें परीक्षण पद कहते हैं। हम इन्हें क्वेश्चन से ना कहकर हम इन्हें परीक्षण पद बोल देते हैं। आई समझ में? क्योंकि सभी प्रश्न नहीं होते, आप अलग अलग तरह से बच्चों का परीक्षण कर रहे होते हो। ठीक है, तो इसलिए इनको परीक्षण पद कहला जाता है, टेस्टिंग आइटम्स कहा जाता है। पदों के प्रकार के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में परीक्षण होते हैं। कौन कौन से? वास्तुनिष्ठ परीक्षण। वास्तुनिष्ठ परीक्षण इसमें आपके एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, मैच द पेयर्स आ जाते हैं। निबंधात्मक परीक्षण, इसमें आपको ऐसे टाइप्स क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनमें आपको बाउंडेशन नहीं होती, आप लिखते रहते हो। मौखिक परीक्षा ओरल होती है। लिखित परीक्षा रिटर्न होती है। निष्पादन परीक्षा, जब प्रत्येक पद का उत्तर देने में विद्यार्थियों को कुछ क्रियाकलाप करने की आवश्यकता होती है, तो वहाँ परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, जैसे लंबाई का मापन, भार धारिता, चित्रांकन, पैटर्न, ये सब कुछ करना होता है। परफॉर्मेंस टेस्ट है, बच्चा कुछ कर रहा होता है, बच्चा हैंड्स ऑन एक्टिविटी कर रहा है, उससे आप उसका परीक्षण कर रहे हो, वो आपका परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर आएगा। एक अच्छे परीक्षण की संरचना करना। अब भाई एक अच्छे परीक्षण की क्या संरचना होगी, चलिए बात कर लेते हैं क्या होंगे। एक अच्छे परीक्षण की संरचना के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? प्लानिंग, राइटिंग द टेस्ट आइटम्स, असेंबलिंग एंड एडिटिंग द आइटम्स, एंड मेकिंग द स्कोरिंग प्रोसेसेस। देखो जहाँ पर मैं कई बार क्या करता हूँ कि हिंदी में तो दिया होता है, लेकिन मैं उसका इंग्लिश भी दे देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इन पॉइंट्स को इंग्लिश में याद रखोगे तो वो आपके लिए ठीक होगा, यानी कि बेटर होगा। क्यों होगा बेटर? क्योंकि जब ट्रांसलेशन होता है एग्जामिनेशन में तो कुछ का कुछ हो जाता है कई बार, तो वहाँ पर दिक्कत आ जाती है। एकीकरण को कई बार समेकित ट्रांसलेट कर देते हैं। कई बार जैसे 2018 का मैंने पेपर सोल्व कराया है, उन्होंने वहाँ पर कई जगह वृद्धि का कहीं जैसे ग्रोथ है ना, ग्रोथ का ट्रांसलेशन वृद्धि ना करके उन्होंने विकास कर दिया। हालांकि ग्रोथ को हम जनरल भाषा में विकास ही बोल सकते हैं, बट हमारी पेडागोजी में तो वृद्धि को विकास से बदलने पर पूरे आंसर का सेंस ही चेंज हो जाता है। अरे ये बात समझ में? तो इस तरह से चीज़ें कई बार गड़बड़ा जाती हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखो, या फिर ओनली इंग्लिश में याद रख लो, अच्छा होगा। सबसे पहले प्लानिंग, राइटिंग द टेस्ट आइटम्स, असेंबलिंग एंड एडिटिंग द आइटम्स, एंड मार्किंग द स्कोरिंग प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आया है एग्जाम्स में। ठीक है, सबसे पहले हम प्लान करते हैं, फिर हम उन जो परीक्षण पद है वो लिख लेते हैं। परीक्षण पद में हमारे वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रश्न हो सकते हैं, लिखित हो सकते हैं, मौखिक हो सकते हैं। फिर आप उनकी कुछ एडिटिंग वगैरह करना हो तो वो आप एडिटिंग वगैरह कर लोगे, फिर उसमें आप मार्क लगा दोगे, ये 5 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 4 नंबर का। ठीक है ना बात? बस ये देखो जैसे इनने बनाया। इकाई परीक्षण, यूनिट टेस्ट। इकाई परीक्षण मतलब कि यूनिट टेस्ट। विशेष कक्षा में प्रत्येक विषय को कुछ इकाइयाँ या विषय वस्तु में विभाजित करते हैं। हाँ, हर एक सब्जेक्ट कुछ ना कुछ यूनिट्स में बटा ही हुआ होता है। प्रत्येक इकाई अंतराबाधित अवधारणाओं से बनी हुई होती है। ये हमने इकाई यूनिट प्लान में समझ रखा था। जैसे कि अगर हम एक यूनिट की बात करें तो उस यूनिट में सारे केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स हो सकते हैं, एक यूनिट में सारे बायो से रिलेटेड टॉपिक हो सकते हैं। ठीक है, बायो में ही अगर आपका हो सकता है पहले टॉपिक का आपका फर्स्ट चैप्टर सेल का हो, सेकंड चैप्टर टिश्यू का हो, थर्ड चैप्टर आपका बोन्स का हो, फिर इन तीनों को ही एक यूनिट बना दिया हो, क्योंकि तीनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। इस तरह से विभिन्न इकाइयों की अवधारणा एक दूसरे से संबंधित होती है, फिर भी सुविधा के लिए इन इकाइयों को स्वतंत्र माना जाता है। यूनिट इससे है, जैसे हमारी यूनिट 1 है,
यूनिट 2 है, यूनिट 3 है। इन तीनों ही यूनिट में किसके बारे में बात की गई? पूरी की पूरी बायोलॉजी के बारे में बात की गई। हालांकि ये तीनों यूनिट अलग अलग हैं, फिर भी ये कहीं ना कहीं मतलब ये तीनों यूनिट इंटर एक दूसरे पर आधारित हैं, तीनों में बायोलॉजी के बारे में, लेकिन फिर भी तीनों में कहीं ना कहीं कोई चेंजेस हो सकता है फर्स्ट चैप्टर में ओनली ह्यूमंस हो, सेकंड में आपका हो सकता है रिप्रोडक्शन हो, थर्ड में आपका क्लासिफिकेशन हो। मीन्स पहले यूनिट में सेल टिश्यूज ये सब कुछ हो, सेकंड में उन्होंने रिप्रोडक्शन वगैरह रख दिया, और थर्ड में उन्होंने क्लासिफिकेशन रख दिया। तो ये क्या हुआ, ये इनका एक डिवीजन हो गया। लगभग 30 मिनट का टाइम धक्कर आपको बनाना होता है टेस्ट। इकाई परीक्षण का प्रयोजन, इसे नियमित रूप से आयोजित किया जाए, यह एक रचनात्मक आकलन है। दोनों पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बस। 30 से 40 मिनट की अवधि के पीरियड में आयोजित करना है। इकाई परीक्षण की विशेषताएं, सीमित दक्षताओं या क्षमताओं पर निर्भरता, अनौपचारिक होता है, अधिकतम अंक अध्यापक द्वारा निर्धारित होते हैं, यानी टीचर ही डिसाइड करता है कि उसे कितने मार्क्स का इकाई परीक्षण लेना है। विद्यार्थियों के सवाल और निर्बल पक्षों की पहचान करने से अधिगम में महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, इकाई परीक्षण में अर्जित अंक जो होते हैं वो बच्चे के कौन सा पॉइंट बच्चे का वीक है, कौन सा कमजोर है, इसको पहचान करने में महत्वपूर्ण नहीं है। अध्यापक निर्मित परीक्षण है, टीचर बनाता है इसको। मौखिक लिखित निष्पादन का समावेशन होता है, पदों की संख्या सीमित होती है, यानी कि जो आप टेस्ट आइटम्स यूज कर रहे हैं वो सीमित ही करते हो, जैसे कि ओनली 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 तो ज़्यादा हो जाएंगे। निष्पादन के आधार पर श्रेणीबद्ध नहीं किया जाता, सीखने के एक उपकरण के रूप में ये कार्य करता है। परीक्षण के तनाव को कम कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि अनौपचारिक वातावरण में हो रहा है ना, अनौपचारिक वातावरण में हो रहा है, ऑब्वियस है बच्चों के अंदर स्ट्रेस रहेगा ही नहीं ना, इस तरह से। ये क्वेश्चन अच्छा, निम्नलिखित में से कौन से इकाई परीक्षण से संबंधित है? इसका आंसर आप लोग खुद करेंगे। ओके। मौखिक लिखित प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, ज्ञान समझ कौशल अनुप्रयोग से संबंधित होते हैं ये। सीमित प्रश्नों का समावेश होता है आपके इकाई परीक्षण में, बाकी तो कोई इंपॉर्टेंट इसमें था नहीं। विभिन्न प्रकार के परीक्षण पदों की पहचान करना। विभिन्न प्रकार के परीक्षण पद, एक निदानात्मक पद जिसमें अधिक विवरणात्मक उत्तर देने की आवश्यकता होती है उसे बेहतर उत्तर वाले पद कहते हैं। यहाँ से समझो आप। सबसे पहले हम बात करेंगे विस्तृत उत्तर प्रकार के पद, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टाइप ऑफ आइटम्स। निबंधात्मक प्रश्न भी इसे हम बोल सकते हैं। कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं इसके अंदर? प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने की विधि का वर्णन करो, ये आपका निबंधात्मक प्रश्न हो गया। औरंगजेब की प्रशासनिक नीति के कारण भारत में मुगल साम्राज्य का पतन किस कारण हुआ, ये बताना है। भौतिक गैस कोई दो, ये भौतिक गुण, ये तो आपका निबंधात्मक नहीं रहेगा। पहला वाला आपका निबंधात्मक हो सकता है, सेकंड वाला हो सकता है, थर्ड तो नहीं रहेगा। और मुझे लगता है कि फर्स्ट भी नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने की विधि है, इसको आप ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते, जो मेथड है वही रहेगी। सेकंड वाले में आप जरूर सहमत या सहमति बताओगे, क्रिटिकल थिंकिंग लगाओगे। विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न में विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दी जाती है। इस प्रकार के पदों में विद्यार्थियों को अपने विचारों को, तथ्यों को ढंग से प्रस्तुत करने के लिए आज्ञा दी जाती है। अतः इस प्रकार के पद विद्यार्थियों को कठिन कौशलों और विचारों को व्यवस्थित करने, विश्लेषणात्मक कौशलों के साथ साथ अवधारणा और सिद्धांतों की समझ का आकलन करने में सहायता करते हैं। मतलब कि विश्लेषणात्मक कौशलों और अवधारणाओं और सिद्धांतों को समझने में हमें सहायता करेंगे कौन से प्रश्न? विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों का वस्तुपरक ढंग से मूल्यांकन करना कठिन है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए विचार मानदंड के लिए अधिक स्वतंत्रता है। देखो एक बात ध्यान रखो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में व्यक्ति अपने हिसाब से कुछ भी चीज़ उसमें ऐड कर सकता है, ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में जिसने क्वेश्चंस बनाया है उस पर डिपेंड करता है कि आंसर इसका क्या होगा, और हमें उसके अनुसार आंसर टिक करना होगा। जैसे कि भाई MCQs बनाया उसने, आपके पास 4 ऑप्शन है, अब ये तो बनाने वाले पर डिपेंड करा ना, उसने 4 ऑप्शन किस कौन कौन से रखे, आप बनाने वाले के अकॉर्डिंग आंसर टिक करोगे कि इसका आंसर सेकंड होगा। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। लेकिन जब आप ऐसे टाइप क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो उसमें आप अपने विचार लगा रहे होते हो। अब यहाँ पर वो तो आप पे बाउंडेशन लगा नहीं सकता कि आपको ये पॉइंट्स इंक्लूड करना है, ये तो आप पे डिपेंड करता है आप कौन कौन से पॉइंट्स इसमें लगाते हो। इसे हम फिर सब्जेक्टिव टाइप बोल देते हैं। विस्तृत उत्तर वाले परीक्षणों में वांछित अधिगम निष्कर्षों को शामिल करने के लिए अत्यंत सीमित स्थान होता है। सीमित स्थान मतलब कि आपके अधिगम को आप सही तरीके से कंक्लूजन तक कई बार नहीं पहुंच पाते, क्योंकि परीक्षण अलग उत्तर मतलब सबने आंसर एक ही लिखा है, और सभी ने हो सकता है आंसर 200 वर्ड्स में लिखा हो, लेकिन वो किसी को 200 वर्ड्स के ज़्यादा नंबर देगा, किसी को कम देगा।
इसलिए हमें कुछ बिंदुओं का ध्यान में रखना होता है इस प्रकार के प्रश्न को बनाते टाइम। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की लंबाई को निर्दिष्ट करें। पहले आप बता दो कि आपको इसका आंसर 200 वर्ड्स या फिर आपको 250 वर्ड्स में देना है। विद्यार्थियों को कुछ मार्गदर्शी सूची उपलब्ध कराएं, जैसे कुछ बिंदु जिसमें विद्यार्थी उत्तर में अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। मतलब मार्गदर्शक सूची मत मीन्स कि ऐसा है कि आपको चलो आंसर तो लिखना है, ऐसे तो लिखना है, लेकिन आपके कुछ पॉइंट्स हैं, आपको इन पॉइंट्स के आधार पर लिखना है। विद्यार्थी को पूर्व में ही उत्तर के विभिन्न बिंदुओं से संबंधित अंक की सूचना उपलब्ध करा दें। पहले ही आपको बता दें कि आप ये पॉइंट्स लिखोगे तो आपको इस तरह के मार्क्स मिलेंगे, तो बच्चे उस मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखेगा। जैसे मान लो पॉल्यूशन पर ही लिखना है, पॉल्यूशन का ऐसे बहुत लिखा है हमने, जो हिंदी का पेपर होता था उसमें पॉल्यूशन का ऐसे कई बार आ ही जाता था, तो बहुत लिखा इससे। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, प्रस्तावना लिखना होता है। हिंदी की बात चल रही है। फिर आप पॉल्यूशंस के रीजन से लिख सकते हो, फिर इसके टाइप से लिख सकते हो, फिर आपको इसके निवारण लिखना है। तो ये आप पहले ही लिख के दे दो कि ये पॉइंट्स, इन पॉइंट्स के अंदर आपको डिटेल लिखना है। ठीक है। प्रतिबंधात्मक उत्तर प्रकार के प्रश्न, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन, इसमें बोल देता है कि अपने भाव को 50 शब्दों में पूरा करो, 5 वाक्यों में पूरा करो, कोई 2 लाभ लिखो। क्या होता है, उत्तरों का मूल्यांकन वस्तुपरक ढंग से किया जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप से किया जाएगा, क्योंकि भाई 5 लाभ लिखना है, सिर्फ 5 ही लिख पाओगे। यदि प्रतिबंधात्मक उत्तर वाले परीक्षण पदों की रचना सावधानीपूर्वक की जाती है, उच्च स्तरीय अधिगम निष्कर्षों जैसे बोधन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, रचना धर्मिता, गुण विवेचन का मापन करने का उपकरण हो सकता है। अगर आप इसका ध्यान से यूज करो ना, तो इससे क्या क्या चीज़ समझ में आ रही है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, क्रिएशन के जो गुण हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के जो गुण हैं, वो आप समझ सकते हो, उनको बढ़ा भी सकते हो। ठीक है। फिर आते हमारे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। ये तो छोटे छोटे होते हैं। 7+6-3 का मान कितना होता है, 3, 7, 3, 10 हो जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। भारत किस सन में आज़ाद हुआ, 1947। तो ये होते हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। वस्तुपरक ढंग से इनका मूल्यांकन किया जाता है, परीक्षण या उत्तरदाता के व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित नहीं होता है। भाई सामने वाला कोई भी कुछ भी मानता हो, यार सामने वाला मानता नहीं भारत 1947 में आज़ाद नहीं हुआ, हम तो मानते हैं 1857 में ही आज़ाद हो गया था। या फिर कोई मानता हम तो भारत को कभी गुलाम मानते ही नहीं है, क्योंकि हम मानसिक तौर से गुलाम हुए ही नहीं थे, हम मानते हैं कि भारत हमेशा आज़ाद था। तो भाई सामने वाला कुछ भी सोचे, लेकिन आपको तो 1947 ही फिल करना पड़ेगा। ठीक है, और 1947 को उसको सेव करना पड़ेगा इस तरह से। वस्तुनिष्ठ परीक्षण विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय संचलित कार्य करने के लिए देता है, जिसमें उत्तर की स्वतंत्रता को एक शब्द, एक संख्या या विकल्प में देना होता है। चुनाव करने को सीमित रखा जाता है, 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको फिल करना है। ठीक है, तो ये सारे वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होंगे, जहाँ तक पढ़ सकते हो। इसी में हमारे एक लघु उत्तर प्रकार के पद आ जाते हैं। ये क्या है, लघु उत्तर प्रकार के पद बृहद स्तर पर साधारण अधिगम निष्कर्षों का मापन करने के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार के परीक्षण पदों को सामान्यतः प्रत्यक्ष प्रश्न कहा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कैसे, वर्षा की मात्रा मापने के लिए किस उपकरण का यूज करोगे, 10 पेन की कीमत 45 रुपये, एक पेन खरीदने के लिए कितने पेन लेना पड़ेगा, किस वर्ष में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, 1526 में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें, ये जो क्वेश्चन है वो आपके लघु उत्तर टाइप के प्रश्न हो जाते हैं। पदों का इस्तेमाल विद्यार्थियों के मध्य शब्दावली सिद्धांतों का आकलन करने के लिए किया जाता है। अध्यापकों के लिए लघु उत्तर प्रकार के प्रश्न बनाना बहुत आसान होता है। ठीक है, पूर्ति प्रकार के प्रश्न देख लेते हैं। ये लघु उत्तर प्रश्न का ही एक और रूप है। पूर्ति प्रकार प्रश्न क्या है, लघु उत्तर प्रकार के प्रश्न का एक और रूप है। ये ना, ये उल्टे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आ जाते हैं कि यार आप बताओ पूर्ति प्रकार के प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का रूप है, वो लघु उत्तर प्रकार के प्रश्न का रूप। सत्य असत्य टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि उत्तर का चुनाव केवल 2 उत्तरों तक ही सीमित होता है, रखा जाता है, अतः उत्तरदाता के पास निम्नतम वर्ण है कि दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है। पदों को बाधित वर्ण कहा जाता है। इसे हम फोर्स टाइप चॉइस कहते हैं, सॉरी, फोर्स चॉइस टाइप बोलते हैं। फोर्स चॉइस टाइप मतलब आपके पास फोर्स है भाई, या तो ट्रू करना पड़ेगा या तो फॉल्स करना पड़ेगा, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तथ्यात्मक ज्ञान समझ उपकरण कौशल समाधानों पर इस पर द्वारा किया जाता है। यह युवा विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी पाया जाता है। ये इस सबकी विशेषता है। बहुविधि बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न 4 ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण संख्या, 2, 4, 6, 10, बताओ जरा कौन सी एक पूर्ण संख्या है। सारी ये पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूछ लेते तो हम उसमें से सबसे छोटी इनमें से 2 हो जाती।
इसमें एक समस्या होती है जिसे स्तंभ कहा जाता है, और संभावित उत्तरों की सूची जिसे विकल्पी ऐच्छिक चुनाव कहा जाता है। सही विकल्प उत्तर है, शेष विकल्पों को ध्यान भंग करने वालों को कहा जाता है। अच्छा, इट्स कंसिस्ट अ प्रॉब्लम कॉल्ड स्टीम। जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को यहाँ पर स्टेम बोला जाता है। एंड अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस कॉल्ड अल्टरनेटिव्स या ऑप्शंस या फिर चॉइस बोलते हैं। जो सॉल्यूशंस है उसे क्या बोलेंगे, या तो अल्टरनेटिव से बोलेंगे या ऑप्शन से बोलेंगे या फिर चॉइसेस बोलेंगे। द करेक्ट अल्टरनेटिव इज द आंसर एंड द रिमाइनिंग अल्टरनेटिव्स आर कॉल्ड डिस्ट्रैक्टर्स। जो भाई जो ऑप्शन है 1 2 3 4, ठीक है, ये जो ऑप्शंस हैं ये क्या है, ये अल्टरनेटिव्स हैं। इसमें मान लो फोर्थ राइट आंसर है तो ये तो आंसर हो गया आपका, और बाकी के जो आपके ये 3 बचे ये कौन है, ये आपके डिस्ट्रैक्टर्स थे। डिस्ट्रैक्टर्स मतलब ये आपको जस्ट डिस्ट्रैक्ट करने के लिए थे, बाकी इनका कोई मतलब नहीं था। भारत किस सन में आज़ाद हुआ, 1900 1800 सॉरी अरे यार 1947 में। क्या है? ऐसी भी गलती होना चाहिए क्या। उस वर्ष का नाम बताओ जब भारत आज़ाद हुआ। तो कब आज़ाद हुआ, 1947। भारत आज़ाद वर्ष में हुआ 1947 में। उपरोक्त में 1947 सही उत्तर है, बाकी ये 3 उत्तर क्या थे, ध्यान भंग करके करने के लिए थे। हाँ, बहुविकल्पी प्रकार के जब आप पद तैयार करते हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। स्तंभ अर्थपूर्ण होना चाहिए, मतलब कि जो क्वेश्चन है ना वो समझ में तो आया यार कि पूछना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी किसके किनारे स्थित है, गंगा नदी इनमें से किसी के किनारे स्थित नहीं है। भारत की राजधानी, भारत की राजधानी तो दिल्ली हो जाएगी। कुतुब मीनार के लिए प्रसिद्ध है, ये कौन सा है। बहुभाषी संस्कृति है, ये क्या है, यही है। ये ना कुछ सही ढंग का नहीं दिया, एक ही ऑप्शन ठीक था, बाकी तो क्या पता क्या था। विस्कर्ष विश्वसनीय होना चाहिए। पद के स्तंभ में प्रयुक्त समस्या किसी तरह से संबंधित होना चाहिए। अब यहाँ पर चीजें संबंधित है। निम्न वैज्ञानिकों में से किसने रेडियो का आविष्कार करा, तो आप बोल दोगे मार्कोनी। निम्न वैज्ञानिकों में से किसने रेडियो का आविष्कार करा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्कोनी। मैं क्या कहना चाह रहे थे ये, बाएं ओर के पद बेकार पद क्यों हैं, आइजक न्यूटन, वेल पास्चर, बेल, ठीक है। इसमें तो एक पद में केवल एक ही सही उत्तर होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये बात सही है। 2000 से उत्तर ना हो। विद्यार्थियों को अप्रासंगिक संकेत देने से बचें। विद्यार्थियों को सही उत्तर को चुनाव करने में सहायता करेगा। विद्यार्थियों को सही उत्तर ज्ञात ना हो, मतलब कि आपको जो चीज़ दो वो थोड़े ढंग की दो। हाँ ये ठीक सही, ये बात सही है। वहाँ पर शायद ऊपर नीचे हो गया कुछ। बेकार पद, भाई अब आप ये बताओ, आपको टाइम बताना है। टाइम में हम भारत की राजधानी वर्ड यूज़ क्यों कर रहे हैं, रही है ना बात। हमें सारे ऑप्शन ऐसे होने चाहिए जो टाइम से रिलेटेड हो। मैं नहीं जानता विकल्प रखना चाहिए हमें। अध्यारोपित विकल्प देने से बचें, ऐसे विकल्प संयुक्त चुनाव करने में दुविधाग्रस्त हो सकते हैं। अध्यारोपित मतलब कि इस तरह के क्वेश्चंस, जुलाई के महीने में भारत में औसत वर्षा है 120 से कम, 140 से कम, 140 और 150 के बीच, 150 से अधिक या 155 से अधिक। ये हैं बच्चों को दुविधा में डालने वाले। अब बच्चों को समझ में नहीं आएगा मैं क्या टिक करूं। सत्यापन के लिए जांच सूची, मिलान वाले क्वेश्चंस। मिलान वाले क्वेश्चन, मिलान पद बहुविकल्पीय पद परीक्षण होता है। इसमें उत्तरदाता एक पद को दूसरे स्थान में कई विकल्पों के साथ जोड़ देता है। ठीक है, उड़ीसा में क्या है, सूर्य मंदिर है। बिहार की राजधानी क्या हो गई, पटना हो गई। तमिलनाडु में क्या मनाया जाता है, पोंगल मनाया जाता है। राजस्थान में थार मरुस्थल है। इन्हें आप मैच कर लेना। इसमें कुछ कुछ चीज़ों को हमें देखना होता है। समांगी विकल्प, यानी कि दूसरी तरफ उसका उत्तर हो। विकल्पों और पदों को उनके वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना, ये आप कर सकते हैं। दोनों स्तंभों में असमान संख्या में पद रखना, हाँ ये भी आप रख सकते हो। जैसे यहाँ पर देखा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो बिहार को तो हम पटना से मिला देंगे। उड़ीसा हमारी भुवनेश्वर के पास गई, राजस्थान हमारा गया जयपुर, और तमिलनाडु गया चेन्नई। ईटानगर तो फालतू। विकल्पों को एक ही पृष्ठ पर रखें। हाँ ऐसा ना हो कि यार आपके 3 ऑप्शन इस पेज पर है, 2 ऑप्शन पीछे के पेज पर। ये एग्जाम में हुआ है मेरे साथ, 1-2 बार हो चुका है कि आप 3 ऑप्शन एक पेज पर होते हैं, 2 ऑप्शन अगले पेज पर होते हैं, तो थोड़ी दिक्कत होती है ढूंढने में। बेहतर मिलान पद बनाने के लिए आप और अधिक बिंदु भी जोड़ सकते हैं। मुक्त पद वाले प्रश्न की बात करेंगे। मुक्त पद मतलब जिसमें कोई सीमा ही ना हो। किन संख्याओं को जोड़ने पर नो आएगा। मुक्त पद वही ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। आपने सीटेट में बहुत रटा होगा इसको, ये ओपन एंडेड है,
ये आपका क्लोज्ड एंडेड है। खेल के अंत में रहे हैं जोड़कर लिखें। खेल के अंत में रहे हैं, शब्द लिखें जिसके अंत में रहे हैं, ये क्या है? खेल के अंत में रहे हैं जोड़कर लिखें। अधिक से अधिक शब्द, अच्छा अधिक से अधिक शब्द लिखें जिसके अंत में रहे हैं। ओके, मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक ही क्वेश्चन के अंत में रहे हैं जोड़ना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे पद रखे हैं, ये कर रहे हैं, हम ये जोड़ रहे हैं, फिर हम ये घटा रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस तरह से। त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं ये हो। एक त्रिभुज को आप कितने तरीके से आरेखित कर सकते हैं? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था ये। मतलब आप कितने तरीके से ट्राइंगल बना सकते हो, इनफाइनाइट वेज है ट्राइंगल बनाने के। सीमेंट और गारा का अतिरिक्त पक्का मकान बनाने में किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? लोहा लगाया जाता है, सरिया लगाया जाता है। एक ईंट का इस्तेमाल कितने तरीकों से कर सकते हो? ये बहुत मजेदार क्वेश्चन था। अध्यापक और विद्यार्थियों को विद्यालय में कौन नियंत्रित करता है? भाई जो प्रिंसिपल है वो नियंत्रित करते हैं। यदि आप मुख्य अध्यापक हैं तो आप विद्यालय पर किस तरह का सुधारेंगे, क्या क्या चीज़ें बदलेंगे? एक बच्चा तो ये बोल ही देगा भीड़ में से उठ के, कहना सर मैं सिर्फ संडे को स्कूल लगाऊंगा और मंडे से सैटरडे छुट्टी रखूंगा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं ना। ये हाइलाइटेड पॉइंट है, ये जस्ट आप पढ़ लेना क्योंकि इनमें समझाने का कुछ है नहीं है। जो मैं ऐसे ही हाईलाइट करके छोड़ देता हूँ ना, अंदर कुछ हाईलाइटेड नहीं करता। मतलब ये बस आपको जस्ट एक बार पढ़ना है, इनको याद वगैरह नहीं करना है। अब आप तकनीक बनाओगे कि आप उपकरण बना रहे हो तो उनमें कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। इसके लिए आपको किन चीज़ों का यूज़ करना है? सबसे पहले अवलोकन। विद्यार्थी का प्राकृतिक वातावरण में व्यवस्थित रूप से अवलोकन करना। विद्यार्थियों के शैक्षणिक सहगामी क्रियाओं के निष्पादन के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में आंकड़े एकत्रित करने के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। बच्चे का अवलोकन करना उपयोगी है ताकि वह किस तरह का व्यवहार करता है ये आपको पता चले। आपको हेल्प करेगा निष्पादन में और उसके से रिलेटेड डाटा को इकट्ठा करने। जैसे जांच सूची, निर्धारण मापनी, वृत्तांत लेख यानी जैसे हम बोलते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। लेहमन ने क्या बोला है? अवलोकनात्मक परीक्षण का अर्थ एक व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन और अभिलेखन करने की विधि से है। ये याद रख लेना, लेहमान ने ये स्टेटमेंट बोला है। प्रतिभागी का अवलोकन, दर्शक रूप में आपको अवलोकन करना है, निश्चित योजना बनाकर कर सकते हो, विशिष्ट प्रकार का संयोजित अवलोकन कर सकते हो। ये प्रकार का अवलोकन दिए, एक टीचर किस किस तरह से अवलोकन कर सकता है? प्रतिभागी अवलोकन कर सकता है, दर्शक के रूप में कर सकता है, निश्चित योजना बनाकर कर सकता है, विशिष्ट प्रकार से संयोगिक अवलोकन भी कर सकता है। और प्रतिपुष्टि तो फिर देना ही भाई, फीडबैक तो हमें देना ही होता है ना। फिर ये अवलोकन वैज्ञानिक और प्रमाणिक होना चाहिए। अवलोकन प्रक्रिया एक या दो व्यवहार को ही ले, इससे अधिक नहीं। ऐसा नहीं कि आप एक बार अवलोकन करके भाई ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, हिंसा, अहिंसा, पढ़ने में अच्छा है कि नहीं, खेलकूद में अच्छा है कि नहीं, पेंटिंग करता है कि नहीं, ड्राइंग करता है कि नहीं, टीचर से कैसे बात करता है, प्रिंसिपल से कैसे बात करता है, दोस्तों से कैसे बात करता है। अब आप ये सारे पॉइंट एक बार में ऑब्जर्व करने जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में नहीं आएगा। एक दो पॉइंट देख लो कि यार बच्चा गेम्स में कैसा है, मुझे ये अवलोकन करना है, बच्चा बोलने में कैसा है, मुझे ये अवलोकन करना है, ठीक है ना। अवलोकन के तुरंत बाद लिख लें अपनी डायरी में, नहीं तो आप भूल जाओगे। विशिष्ट व्यवहार का अवलोकन करते समय मुझे तुरंत अभिलेखन करना है, ठीक है। जांच सूची होती है चेकलिस्ट। विद्यार्थी का व्यवहार अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होता है। एक विशेष विद्यार्थी व्यवहार का अध्यापन द्वारा अवलोकन और उसका अभिलेखन मूल्यांकन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जांच सूची एक उपकरण है जो विद्यार्थी के विशेष क्रियाकलापों के निष्पादन का अभिलेखन करने में अध्यापक की सहायता करता है। बस इतना ही है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। आवश्यक उपकरणों निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल। रेट नहीं देते आप, शायद कभी कभी मेरी वीडियो पे भी हो सकता है कहीं रेटिंग करने का आता हो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो वो ऐसे स्माइली बना देते हैं, एक ऐसा बना देते हैं कि यार बेकार लगी। फिर एक इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, यार थोड़ी बेकार लगी। फिर एक ऐसा बना देंगे, यार हाँ ठीक ठाक थी, ठीक कर रहा है बंदा। फिर एक ऐसी बना दोगे जिसमें सामने वाला बहुत ही स्माइल कर रहा हो, और एक नंबर थी, मतलब मज़ा ही आ गया, क्या वीडियो थी। तो ये रेटिंग स्केल में काम चलता है। हम गुणों की मापनी खराब, असंतोषजनक से लेकर उच्च स्तरीय उत्कृष्ट संतोषजनक पर रेटिंग करते हैं। पढ़ लेना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट ये है, मतलब इंपॉर्टेंट थे लेकिन इतना समझाने का कुछ है नहीं। क्वेश्चनरीज में आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना के दे देते हो, इसके आधार पर आप बच्चों का आकलन करते हो। प्रश्न इस प्रकार के होने चाहिए जैसे कि उत्तर विचारों के बजाय तथ्यों पर आधारित, यानी फैक्ट्स पर आधारित होना चाहिए। फैक्ट्स पर आधारित क्वेश्चन, जैसे हम हिस्ट्री क्वेश्चन देखते हैं। हिस्ट्री क्वेश्चंस में क्या होते हैं? फैक्ट्स होते हैं। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, ये फैक्ट्स हो गए। अब
क्वेश्चन हमारे पेडागोजी में आते हैं, एक क्वेश्चन लिखा हम दिमाग लगा रहे हैं यार थर्ड होगा फोर्थ होगा थर्ड होगा फोर्थ होगा, ऐसे क्वेश्चन हमें बच्चों को नहीं देना है, ये क्वेश्चन हमारे लिए ही है। प्रश्नावली पर्याप्त सटीक बिना पक्षपात के विद्यार्थी आंकड़ों को उपलब्ध कराने हो तो चाहिए सूचना के उद्देश्य। ठीक है ठीक है ठीक है। साक्षात्कार इंटरव्यू। साक्षात्कार आमने सामने बातचीत करके किसी विशेष परियोजना को ध्यान में रखकर प्रत्यक्ष सूचना एकत्रित करने की प्रभावी तकनीक है, ये हो गई साक्षात्कार की डेफिनेशन। हमें विद्यार्थियों को विशेष व्यवहार के संबंध में कारण जानने की आवश्यकता होती है, तब विद्यार्थी से व्यक्तिगत रूप से प्रश्न करके उत्तर प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। डायरेक्ट बच्चे से बोलो, बोलो भाई इसका आंसर बताओ, ऐसे बढ़ जाते हैं, इसका आंसर क्या होगा ये बताओ, ये होता है साक्षात्कार। यार तुम लिखोगे, चेक करेंगे, फिर नंबर देंगे, फिर तुम रिजल्ट बताएंगे, सबसे अच्छी बात है सामने बैठाओ और उससे पूछ डालो, तो ये हो गया आपका साक्षात्कार। इसमें आप मुक्त प्रश्न ही पूछ सकते हो, बंद प्रश्न ही पूछ सकते हो। बंद प्रश्न मतलब कि आप इंटरव्यू के टाइम में आपने कुछ भी एक फैक्ट से पूछ लिया बच्चे से उठा के। मुक्त प्रश्न मतलब आपने कोई प्रॉब्लम दे दी, अब बच्चा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहा है, ठीक है। साक्षात्कार छोटे बच्चे अनपढ़ों के लिए काफ़ी उपयोग है। वो लेकिन अपने विचार नहीं व्यक्त कर पाते तो बोलकर तो अपने विचार अच्छे से व्यक्त कर देंगे। साक्षात्कार के लिए कुछ हमें चीज़ों को देखना चाहिए। आपके प्रश्न ऐसे हो सामने वाले को संतुष्ट करें, उत्तरदाता को उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय दें, उत्तरदाता में विश्वास और साहस उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए, उत्तरदाता के साथ संबंध बनाए तथा यह साक्षरता की स्थिति को सुनिश्चित करता है। प्रश्नों में स्पष्टता आपके क्वेश्चन स्पष्ट होना चाहिए। पोर्टफोलियो क्या होता है? बच्चे ने जो कुछ भी करा उन सभी कार्यों का एक संकलन होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो विद्यार्थी का किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए गए कार्य के चुने हुए हिस्सों का संकलन होता है। ये केवल विद्यार्थियों के कार्य को ही नहीं रखता वरन उसके उत्तम कार्यों का भी संग्रह करता है। पोर्टफोलियो का विद्यार्थी का आकलन करने के लिए एक प्रभावकारी उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पोर्टफोलियो स्वयं मूल्यांकन करने के कौशलों का परिपालन का एक प्रभावी उपकरण सिद्ध हो सकता है, जो कि विद्यार्थियों को एक स्वनियंत्रित चिंतन के लिए प्रेरित करता है। जब विद्यार्थी कोई असाधारण रचनात्मक कार्य संकलन करता है तब उसे उनके पोर्टफोलियो में रखा जाता है। ये पोर्टफोलियो हो गया। इस प्रकार पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अपने स्वयं मूल्यांकन स्वयं चिंतन के माध्यम से कार्य निष्पादित करने के अवसर प्रदान करता है। पढ़ लेना इसको। पोर्टफोलियो की ताकत क्या होती है? सिर्फ पॉइंट्स हाईलाइट करें, एक बार ये सारे आप पॉइंट्सों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप चाहो तो अभी वीडियो पॉज करके अभी पढ़ सकते हो, मैं 1 सेकंड के लिए रुकाऊंगा। पोर्टफोलियो का अधिगम और मूल्यांकन दोनों के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते समय अध्यापक को इसके उद्देश्य को निर्धारित करेगा। पोर्टफोलियो प्रविष्टि की सूचना के दिशा निर्देश उपलब्ध कराएगा। स्वयं मूल्यांकन चुनाव करने में विद्यार्थी की भूमिका को परिभाषित करेगा। मूल्यांकन मानदंड निर्धारण करेगा और पोर्टफोलियो का इस्तेमाल अनुदेशन और संचार करने में करेगा। तो इस पॉइंट्स में हमें क्या क्या चीज़ मिले कि अध्यापक पोर्टफोलियो का यूज़ कहाँ कहाँ पर कर सकता है। वह बच्चे के अधिगम और मूल्यांकन दोनों उद्देश्यों के लिए कर सकता है। बच्चे को डायरेक्शन देने के लिए इसका यूज़ कर सकता है। बच्चे की भूमिका क्या है इसको बताने के लिए यूज़ कर सकता है और उसको अनुदेशन देने के लिए कर सकता है, ठीक है। परियोजना, बॉलार्ड ने एक वर्ड बोला यहाँ पर, क्या बोला है? अच्छा ये बॉलार्ड का वर्ड ना पहले आ चुका है। एक परियोजना वास्तविक जीवन का एक छोटा सा हिस्सा विद्या में निवेश किया गया है। पढ़ लेना इसको ना, ये हम एक बार कर चुके हैं। केस स्टडी, केस स्टडी होता है किसी एक व्यक्ति, परिवार या विद्यार्थी बच्चों के समूह पर एक गहन अन्वेषण। केस अध्ययन में उपागम में अन्वेषक व्यक्ति को अद्वितीय केस मानकर अपनी रुचि को उन्हीं तक सीमित रखता है और विद्यार्थियों के एक छोटे समूह आंकड़े एकत्रित करता है, इसे गहन अध्ययन के इकाई के रूप में लेता है। एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के ऊपर अध्ययन किया जाता है और ये वह व्यक्ति यूनिक होता है, ठीक है। उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, किस तरह से वो काम करता है, किस तरह से वो रहता है, इन सब का अध्ययन किया जाता है केस स्टडी में। केस अध्ययन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या प्रतिनिधात्मक हो सकता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनकर आ सकता है कि केस अध्ययन वर्टिकल मतलब कि बच्चों के बारे में एक लंबे समय तक सूचना एकत्रित करना, और हॉरिजॉन्टल मतलब वर्तमान समय में बच्चों के बारे में सभी संभव स्रोतों को एकत्रित करना। ये समझो। देखो वर्टिकल मतलब क्या होगा? वर्टिकल मतलब कि एक बच्चा है, आप इसी बच्चे पर काफ़ी टाइम तक आपने रिसर्च करी। जब ये बच्चा 2 साल का था तब से आप रिसर्च करना स्टार्ट करें और ये अब बच्चा 20 साल का हो गया, तो आपने 18 साल तक एक ही बच्चे पर रिसर्च करा। और एक तरीका ये हो सकता है कि आपने क्या करा, आपने एक बच्चा उठाया 2 साल का, एक बच्चा उठाया 5 साल का, और एक बच्चा उठाया 8 साल का, एक उठाया 10 साल का, और एक उठाया 12 साल का, एक उठाया 15 साल का। आपने ये सारे बच्चे उठाए और इन सभी बच्चों पर आप एक साथ एक ही टाइम पर स्टडी कर रहे हो।
तो जब आप इनसे ही बच्चों पर एक टाइम पर एक ही साथ स्टडी करोगे तो ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारा वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ही मजाक मत लीजिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन बनकर आया सीटेट में। आंकड़ों का वस्तुपरक एकत्रीकरण, विश्लेषण, परीक्षण, ये सब आप पढ़ लेना। फॉलो अप द केसेस, सारांश, डन। ये यूनिट हमारी डन हो जाती है। कल हम करेंगे यूनिट 16। इस यूनिट में यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कोई भी आपको डाउट हो तो आप वीडियो ड्यूरेशन के साथ अपने डाउट्स बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। टेलीग्राम आईडी है दीपक मीना 07, उस पर डायरेक्ट मैसेज करके भी आप मुझसे पूछ सकते हो। लिंक्डइन अकाउंट है, वहाँ पर आप पूछ सकते हो। फेसबुक में ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, अगर चाहो तो आप सर्च कर लेना दीपक मीना, अगर धोखे से मिल जाए तो। वैसे महीना 2-4 महीने से तो ओपन भी नहीं करी है। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो पूछ लेना, है ना, कहीं पर भी पूछ लेना, लेकिन डाउट मत रखना अपने दिमाग में। तो क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं।